साहब जय हिंद। कर्नल जय सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके चैनल पर हूं। थैंक यू सर, आपने इतना कीमती समय दिया। कर्नल सोडी सर, ईरान को लेकर मैं बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से इब्राहिम रईसी जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, उनकी डेथ हुई है, एक हेलीकॉप्टर उनका क्रैश हो गया, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लगातार जब सोशल मीडिया पे हम नजर बना रहे हैं तो कहा जा रहा है कि मोसाद उसके पीछे हो सकता है, अजरबैजान के साथ ईरान के रिश्ते अच्छे नहीं थे। और एक और अहम बात कि कल रात को ईरान के अंदर ही जश्न मनाया गया है सर, लोगों ने जश्न मनाया है और औरतों ने मिठाई बांटी है अपने राष्ट्रपति की मौत के ऊपर। हम इन मुद्दों को लेकर आज बात करना चाहेंगे आपसे। पहले तो सर शुरुआत करेंगे, जो हुआ बहुत दुखदाई है क्योंकि भारत के बहुत अच्छे रिलेशन ईरान के साथ हैं। लेकिन सर जो एक अहम पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा आपसे कि मैं अपने कमांडिंग ऑफिसर, ब्रिगेड कमांडर, डिप कमांडर के एस्कॉर्ट में रहा हूं, उनकी क्यूआरटी में रहा हूं, उनके साथ चला हूं। हम कभी अपने कमांडर को अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देते थे। एक मिनट के लिए भी अगर कमांडर गायब हो जाए, उनकी गाड़ी गायब हो जाए तो हलचल मच जाती थी। यहाँ पे राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर रास्ते में कहीं अटक गया और दो हेलीकॉप्टर जो एस्कॉर्ट कर रहे थे वो जाके अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए। हाउ इज इट पॉसिबल सर? राजेश जी, जो ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हुई एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, वो बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरी कंडोलेंसेस पूरे ईरान के आवाम को, क्योंकि ईरान और भारत के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी के भी भारत की तरफ व्यवहार बहुत अच्छा था। तो ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है कि इतने अच्छे इंसान वहां अब नहीं रहे। लेकिन साथ साथ हमें ये भी जानना चाहिए कि ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये ऐसी परिस्थितियों में हुआ जब ईरान की दुश्मनी खासकर इजराइल और अमेरिका से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और इजराइल और अमेरिका कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे ईरान में घातक हमले करवाने से या ईरान में कोई भी बड़े आदमी की मौत कराने से, जैसे आईआरजीसी के जनरल सुलेमान की भी मौत हुई थी कुछ महीने पहले। अब ईरान ने जब 14 अप्रैल तड़के सुबेरे इजराइल पे हमला किया था और इजराइल ने उसका वापसी जवाब बड़ा फीका सा जवाब दिया था, तो ईरान की जो स्टैंडिंग थी मिडिल ईस्ट में वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अमेरिका भी ईरान से कोई लड़ाई करने के मूड में नहीं था। वो बार बार कहता था ईरान से लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि ईरान की जो आर्थिक हालत, सैनिक हालत तो अच्छी हो रही थी, बावजूद इसके कि अमेरिका ने इतने प्रतिबंध लगाए थे। साथ साथ वो परमाणु हथियार भी किसी वक्त बना सकता है। तो इन सारी चीजों से अमेरिका और इजराइल काफी खफा थे ईरान से, और उनकी दुश्मनियां ईरान से बढ़ती जा रही थी। ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, जैसे आपने सही कहा, ये 3 हेलीकॉप्टर्स का काफिला था। और आमतौर से जब भी वीआईपी ट्रैवल करते हैं, चाहे हेलीकॉप्टर में करें चाहे रोड कॉन्वॉय में करें, जिसमें आपने मैंने भी हिस्सा लिया हुआ जब हम सेना में थे, तो जो वीआईपी या सीनियर ऑफिसर होता है उनकी गाड़ी काफिले के बीच में रहती है, ताकि आगे पीछे की क्यूआरटी उसे प्रोटेक्ट कर सके अगर कोई हमला होता है। सिमिलरली ऐसा ही हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में होता है कि जब 3-4 हेलीकॉप्टर का काफिला चलता है तो वीआईपी हेलीकॉप्टर बीच में रखा जाता है ताकि उसकी सुरक्षा और बढ़ सके। तो ऐसे हालात में एक हेलीकॉप्टर का क्रैश होना और बाकी 2 हेलीकॉप्टर ने वहां बिल्कुल रुके नहीं और सीधा वो आके अपनी डेस्टिनेशन में लैंड कर गए, और बाद में 22-20 घंटे तक पता नहीं चला, और फाइनली एक यूएवी से पता चला। तो ये दिल में आशंकाएं तो जरूर इंक्रीज करता है। लेकिन साथ साथ ये भी बहुत जरूरी हो जाता है ये जानने के लिए कि हेलीकॉप्टर की दुर्घटना में जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है मौसम। हमने देखा कि जब 8 दिसंबर 2021 में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ कुन्नूर के पास, तब भी मीडिया में काफी स्पेकुलेशन आई कि इस देश ने करवाया, उस देश ने कराया। लेकिन जब इंडियन एयरफोर्स ने अपनी कोड इंक्वायरी की, उसकी रिपोर्ट आई, तो वो खराब वेदर की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। तो इस वक्त एक स्पेसिफिक पॉइंट पे कहना कि किस देश ने कराया है या कैसे हुआ है वो बहुत प्रीमेच्योर होगा, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आनी है। लेकिन मैं एक और बात करना चाहूंगा कि देखिए, जब से 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ ईरान में
और उसके बाद अमेरिका ने ईरान पे कई प्रतिबंध लगाए। जो सबसे बड़ा सेक्टर जिसको ठेस पहुंची इन प्रतिबंध की वजह से ईरान में, वो था एविएशन सेक्टर। जितने भी हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर ईरान के पास आज भी हैं, वो सारे 1979 से पहले अमेरिका से खरीदे हुए हैं। अब ये जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, ये अमेरिका का बना हुआ बेल 212 हेलीकॉप्टर था, जो 1979 से पहले खरीदा हुआ था। अब इतने लंबे साल तक वही हेलीकॉप्टर को चलाना, और स्पेयर्स जब एक बार सैंक्शन लग जाए, स्पेयर्स बहुत मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिलते भी हैं तो आपको तीसरे देश से खरीदने पड़ते हैं, जो पता नहीं वो असली स्पेयर बना के दे रहे हैं या ये फेक बना के दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें का खुलासा होगा जब इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सामने आएगी। लेकिन एज ऑफ नाउ जो लग रहा है कि दाल में कुछ काला जरूर है। जी बिल्कुल, दो थ्योरी पे काम चल रहा है। एक तो कहा जा रहा है कि जो पायलट लेकर गया था वो पायलट लेकर नहीं आया राष्ट्रपति को, एक वो थ्योरी चल रही है। दूसरी थ्योरी चल रही है कि एक्सप्लोजिव जो था वो हेलीकॉप्टर के अंदर मौजूद था, इस कारण इतना बड़ा धमाका हुआ। लेकिन अभी कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। और लेकिन 2-3 पॉइंट सर जिस पे मैं बात करना चाहूंगा। ईरान के अंदर उम्मीद थी कल उनके राष्ट्रपति की डेथ हुई है तो एक शोक होगा, शोक की लहर होगी, लोगों में दुख होगा। लेकिन शाम को जो तस्वीरें आई वही बता रही थी कि आतिशबाजी वहां पर हुई है, लोगों ने मिठाइयां बांटी हैं, जश्न मनाया है, खासकर उन लोगों ने जिन पर बहुत ज्यादा अत्याचार किया था रईसी ने। और लोग कह रहे हैं कि कर्मा रिपीट कर रहा है, कर्मा बैक कर रहा है। राजेश जी, इब्राहिम रईसी अगस्त 2021 में ईरान के राष्ट्रपति बने थे चुनाव के बाद, और उन्होंने तब के सिटिंग राष्ट्रपति रूहानी को हराया था। रूहानी एक मॉडरेट लीडर माने जाते थे और इब्राहिम रईसी एक कट्टरवादी नेता माने जाते थे। इब्राहिम रईसी ईरान के सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस भी थे, और कट्टरवादी होने के साथ साथ जब वो ईरान के राष्ट्रपति बने अगस्त 2021 से लेके जब तक वो जीवित रहे, उन्होंने ईरान के आवाम पे, खासकर औरतों पे बहुत अत्याचार किया, जुल्म किया। वो हिजाब का हम केस जानते हैं, कितनी औरतें को अरेस्ट हो गई, कितनी औरतों को मारा गया, कितनी औरतों को पब्लिक में कोड़े मारे गए। मतलब हम ये सारी इन तस्वीरों से वाकिफ हैं जो ये पिछले कुछ साल में हुआ। तो क्योंकि वो कट्टरवादी सोच के थे, तो वो अपनी आवाम को दबाना चाहते थे। अब ये आधुनिक जमाना है जहां पे केबल टेलीविजन है, सोशल मीडिया है। आप किसी देश की आवाम को 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन दबा सकते हो, लेकिन जब लंबे समय के लिए आप दबाते हो तो आवाम पूछती है हमारी क्या गलती है कि हम इस देश में पैदा हुए, जबकि दुनिया के बाकी देश में सारी औरतें आराम से घूम रही है, नौकरियां कर रही हैं, गाड़ियां चला रही हैं। तो हमें ऐसी क्या कमी कि हमें इतने प्रतिबंध में रखा जा रहा है। और जब औरतें अगर दुखी होती हैं तो ये वाजिब है कि बच्चे दुखी होंगे, उनके आदमी दुखी होंगे, क्योंकि हर आदमी चाहता है अपनी वाइफ के साथ एक रेस्टोरेंट में जाए, खाना खाए, पिक्चर देखे। ये नेचुरल एक ह्यूमन टेंडेंसी है। ये आप बेसिक ह्यूमन टेंडेंसी को अगर दबाओगे तो पूरे परिवार पे दबाव आता है। जब पूरे परिवार पे दबाव आता है, पूरे समाज पे दबाव आता है। तो ये चीज 3 साल से लगातार रईसी कर रहे थे वहां पे, जिसकी वजह से ईरान की आवाम में बहुत आक्रोश था। तो मैं कोई ज्यादा सरप्राइज नहीं हूं कि मीडिया में ऐसी पिक्चर्स आई हैं जहां लोग खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो अत्याचार था। और जब अत्याचार करने वाला नहीं रहता है तो जो जिस पे अत्याचार होता है, ये वाजिब है कि वो खुश होगा, चाहे वो देश का नेता हो, चाहे वो देश का कोई सरकारी अफसर हो, चाहे कोई भी हो। जिस आदमी ने भी आतंक किया है उसकी मौत पे लोग खुश होते हैं, ये हकीकत है, इससे हम भाग नहीं सकते।